Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you all in today's class. The topic we are going to discuss today is atomic absorption spectroscopy. In today's lecture we will discuss the principle of atomic absorption spectroscopy, instrumentation and applications. Dear students, atomic absorption spectroscopy or AAS is a very common technique for detecting the metals and metalloids in the sample. Or you can say this technique has been particularly useful in the determination of trace metals in liquids. I am repeating it. अगर आपके पास liquid sample है तो उसके अंदर trace metals को determine करने के लिए उनकी concentration को जानने के लिए आप लोग इस technique का use करते हैं. That is termed as atomic absorption spectroscopy. Trace metals जो बहुत कम concentration में मौजूद होते हैं. Other than that, you need to remember that it is very reliable and simple to use. It can analyze over 62 elements. आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये मेंशन किया गया है कि 60 to 70 elements of the periodic table can be analyzed using this technique. और यहाँ पर approximate number दिया गया है कि लगभग 62 elements जो हैं उनको आप analyze कर सकते हैं. And those elements can be analyzed even in the low concentration of 1 ppm. अगर वो elements 1 ppm तक low concentration में भी हों तो इस टेक्निक को यूज़ किया जा सकता है उन elements को analyze करने के लिए. तो आप फ़िलहाल ये याद रखें कि आपके liquid samples के अंदर जो trace metals होते हैं और बहुत कम concentration के अंदर जो elements होते हैं आप उनकी concentration को जानने के लिए, उनको analyze करने के लिए, उनको study करने के लिए इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं. That is termed as atomic absorption spectroscopy, right? As about history, the first atomic absorption spectrometer was built by CSIRO scientist Alan Walsh in 1954. जैसा कि डायग्राम में शो किया गया है लेफ्ट हैंड साइड पर उनको. अच्छा, CSIRO क्या है? इट स्टैंड्स फॉर कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया की ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है. उसके एक साइंटिस्ट थे एलन वेलिश जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसको एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है. डी स्टूडेंट्स, इन दिस स्लाइड यू कैन सी क्लियरली कि जो मेटल्स पिंक कलर से हाईलाइट किए गए हैं ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको आप एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. आफ्टर दैट आई वांट टू शेयर ओवर हियर कि इस चीज़ का प्रिंसिपल समझने के लिए, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल समझने के लिए आपको पहले इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को जानना होगा. तो आज मैं प्रिंसिपल पहले शेयर नहीं कर रही आज के इस लेक्चर में, बल्कि आज सबसे पहले मैं आप लोगों को इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ाऊँगी, इसकी वर्किंग बताऊँगी और वर्किंग बताने के बाद जब मैं आप लोगों के साथ प्रिंसिपल शेयर करूँगी तो आप लोगों को उसकी समझ आ रही होगी. आपने याद रखना है कि एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और उसका सबसे पहला कंपोनेंट जो होता है it has been shown over here, right? It is the source of light. सोर्स ऑफ लाइट जो होती है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन वन इज़ टंजस्टन फिलामेंट और उस टंजस्टन फिलामेंट को यहाँ पर शो किया जा रहा है. आप ये याद रखें कि जो सोर्स ऑफ लाइट होगा वो कुछ इस किस्म का होगा जैसे मैंने इस डायग्राम में शो किया हुआ है. इसकी कंपोजिशन क्या है कि इट कंसिस्ट्स ऑफ द ग्लास जैकेट कंटेनिंग कप शेप्ड कैथोड मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट विच इज़ अंडर स्टडी. द टंजस्टन वायर act as a anode which is arranged in the same glass jacket, and the glass jacket is filled with the inert gas like neon or argon at low pressure. When a potential 500 to 1000 volts is applied between the two electrodes from the power supply, the atoms of the inert gas is ionized. इसको समझें. सबसे पहले आपके सामने एक ग्लास जैकेट है और ग्लास जैकेट के अंदर एक एनोड है और एक कैथोड, और इन दोनों को आपने बैटरी से कनेक्ट किया होगा. अब होता क्या है कि जिस एलिमेंट को आपने डिटेक्ट करना है और एनालाइज करना है अपने सैम्पल के अंदर, लेट्स सपोज कि आप सोडियम आयंस जो हैं या सोडियम एलिमेंट जो है आपके सैम्पल के अंदर उसकी कंसंट्रेशन को जानना चाह रहे हैं कि आपके सामने ब्लड सीरम पड़ा हुआ है या आपके सामने सैम्पल है, कोई फूड इंडस्ट्री से रेलेवेंट सैम्पल है और आप जानना चाह रहे हैं कि उस लिक्विड सैम्पल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कितनी है या पोटासियम की कंसंट्रेशन कितनी है. तो जिस एलिमेंट को आप एनालाइज करना चाह रहे हैं सेम उसी एलिमेंट से बना हुआ कैथोड आपने अपनी सोर्स ऑफ लाइट के अंदर यूज़ करना
होना है। तो इस टंजस्टन फिलामेंट के अंदर जो कैथोड हम सेट करेंगे वो उसी एलिमेंट का होगा जिसको आगे चल के आपने अपने सैंपल में एनालाइज करना है। तो लेट्स सपोज कि हमने सोडियम को एनालाइज करना है, तो ये कैथोड मैंने सोडियम मेटल का ले लिया। उसके अलावा टंजस्टन का बना हुआ जो है एनोड है हमारे पास, और एक इनर्ट गैस फिल की हुई है इस पूरी ग्लास जैकेट के अंदर। लेट्स सपोज भी आर्गन है या नियॉन है। जैसे ही आप इन दो इलेक्ट्रोड्स को यानी कैथोड और एनोड को दो टर्मिनल्स ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं और 500 to 1000 वोल्ट्स का वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि जो इनर्ट गैस मौजूद होती है लो प्रेशर के ऊपर इस जैकेट के अंदर, वो आयोनाइज हो जाती है, यानी वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस कर देती है। जो पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज कैथोड। आप जानते हैं कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनर्ट गैस के पॉजिटिवली चार्ज्ड आयोन्स जो होंगे वो कैथोड की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे एंड दे स्ट्राइक द कैथोड। दोज फास्ट मूविंग पॉजिटिव पार्टिकल्स व्हेन स्ट्राइक द कैथोड, वो कैथोड के कुछ एटम्स को क्या करते हैं कि रिलीज़ करा देते हैं कैथोड से। यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन जो इनर्ट गैस के होते हैं जब वो टकराते हैं कैथोड पर, लेट्स सपोज कि वो कैथोड हमने सोडियम का लिया हुआ है, तो कुछ एटम्स जो होंगे वो वहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे और ग्लास जैकेट के अंदर आ जाएंगे जहाँ पर ऑलरेडी इनर्ट गैस के आयोन्स मौजूद हैं। इस प्रोसेस को आप कहते हैं स्पुटरिंग या स्पटरिंग। एज हैज़ बिन मैंशनड ओवर हियर, द पॉजिटिव charged ions moving towards cathode will move towards to cathode, and these fast moving ions remove the atoms from the surface of the cathode. This process is called sputtering. अब होता क्या है कि these metallic atoms then collide with the highly energetic gaseous ions and some of them are excited. अब जैसे ही ये रिलीज़ होते हैं कैथोड से ये एटम बाय द प्रोसेस ऑफ स्पटरिंग, तो ये एटम्स क्या होते हैं कि निकलने के बाद जो वहाँ पर मौजूद गैसियस आयोन्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनसे टकराना शुरू कर देते हैं, कोलाइड करना शुरू कर देते हैं। अब क्लीन के दौरान सम ऑफ देम विल बी एक्साइटेड, वो अब एनर्जी अब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। अब आप ये जानते हैं कि हाई एनर्जी स्टेट में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होती, तो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब वापस ग्राउंड स्टेट में आना चाहेंगे, दोबारा स्टेबल होना चाहेंगे, तो जितनी एनर्जी इन्होंने अब्जॉर्ब की होती है ड्यूरिंग क्लियन वो इसको एमिट कर देंगे एंड दैट विल बी इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ अ लाइट। तो इस तरीके से ये फिलामेंट यूज़ होता है एज अ सोर्स ऑफ लाइट, राइट। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में उनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है, और वो जब एक्साइट होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरीके से जब वो डीक्साइट होंगे तो उस वेवलेंथ को इमिट करेंगे। अगर हम लोगों ने यहाँ पर अपना कैथोड सोडियम मेटल का लिया हुआ है, तो वो सोडियम मेटल के जो एटम्स हैं वो भी पर्टिकुलर एनर्जी को ही अब्जॉर्ब करते हैं, और जब वो डीक्साइट होंगे तो वो उसी एनर्जी को इमिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ। यूँ हर एक एलिमेंट के एटम से निकलने वाली वेवलेंथ जो है आफ्टर डी एक्साइटेशन वो एक दूसरे से फ़र्क होती है, डिफरेंट होती है। तो दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट स्टेप के शुरू में आप लोग एक सोर्स ऑफ लाइट को यूज़ करते हैं। इस पूरी एक्सप्लेनेशन में अभी तक जो मैंने आप लोगों के साथ की, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आप लोगों ने जिस एलिमेंट को अपने सैम्पल में एनालाइज करना हो, आप उसी एलिमेंट का कैथोड यूज़ करते हैं अपनी सोर्स ऑफ लाइट में। Now what will happen next? इस सोर्स ऑफ लाइट के सामने एक चॉपर पड़ा होता है। जब लाइट पास करती है चॉपर से तो वो लाइट जो है वो स्प्लिट हो जाती है या चॉप हो जाती है, आप कह लें कि वो डिसकॉन्टीन्यूस मैनर के अंदर सामने बर्नर की तरफ मूव करेगी। एंड नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बर्नर। एक्चुअली आपका सैम्पल, लेट्स सपोज आपका सैम्पल जिसको आपने एनालाइज करना है वो ब्लड सीरम है या कोई भी और सैम्पल है, पेट्रोलियम सैम्पल है या कोई भी सैम्पल है, तो आपने उस सोल्यूशन या लिक्विड फॉर्म में जो सैम्पल है उसको इस एटमाइज़र के अंदर इंड्यूस करते हैं। ये जो बर्नर आपको नज़र आ रहा है ये मैं फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी बिल्कुल इसी तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को मैंने शो किया था, जिसके अंदर आप अपना सैंपल इंड्यूस करते थे। वो सैंपल पहले डिसॉल्वेट होता था, यानी उसका सॉल्वेंट जो है एवेपोरेट होता था, उसके बाद उसके मालिक्यूल्स एवेपोरेट होते थे, वेपराइज होते थे, और उसके बाद मालिक्यूल जो है वो एटमाइज होते थे और फिर एटम्स एक्साइट होते थे। तो सेम वही इवेंट्स यहाँ पर भी होंगे
कि सबसे पहले आप अपना सैंपल इसमें इंड्यूस करेंगे, आपके सैंपल में मौजूद जो सॉल्वेंट है सबसे पहले वो इवेपोरेट होगा, यानी डीसॉल्वेशन होगी आपके सैंपल की। फिर वो सैंपल फ्लेम ऑफ द बर्नर के अंदर, ये जो फ्लेम ऊपर जल रहा है इस फ्लेम के अंदर वो वेपराइज होगा इन द फॉर्म ऑफ मालिक्यूल, और फिर वो मालिक्यूल्स टूटेंगे और एटम्स बनेंगे बिकॉज ऑफ द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय दिस फ्लेम। और फिर वो एटम्स जो हैं वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाते हैं टू द हाई एनर्जी स्टेट। नाउ दिस इज़ द क्रिटिकल पॉइंट। जो एटम्स एक्साइट हो गए हैं बाय अब्जॉर्बिंग द एनर्जी फ्रॉम द फ्लेम, बेटा आपने उसकी बात नहीं करनी, आपने फोकस करना है उन एटम्स के ऊपर जो कि ग्राउंड स्टेट में रह गए हैं, जो एक्साइट नहीं हुए। आपके फ्लेम में मौजूद वो एटम्स जो कि ग्राउंड स्टेट में मौजूद हैं, जो एक्साइट नहीं हो पाए बाय द एनर्जी ऑफ द फ्लेम, वो एटम्स, वो ग्राउंड स्टेट के एटम्स हॉलो कैथोड लैम्प या टंजस्टन लैम्प से आने वाली जो रेडिएशंस होंगी विच आर पासिंग थ्रू द चॉपर एंड रीचिंग दिस फ्लेम, उन रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी वो एटम्स जो कि एक्साइट नहीं हो पाए थे फ्लेम से, वो अब सोर्स ऑफ लाइट से आने वाली जो वेवलेंथ्स होती हैं उनको अब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाते हैं, राइट। तो लेट्स सपोज कि आप लोग चाह रहे थे कि आप लोग अपने सैंपल में मौजूद सोडियम एटम्स को एनालाइज करते, तो इसलिए आपने अपने सोर्स ऑफ लाइट में सोडियम कैथोड यूज़ किया था, जहाँ से निकलने वाली प्रोड्यूस होने वाली पर्टिकुलर वेवलेंथ्स को आपने पास ऑन किया थ्रू द फ्लेम। और फ्लेम में मौजूद अगर सोडियम एटम्स हैं, आपके सैंपल में मौजूद अगर सोडियम एटम्स वाकई में हैं और वो एक्साइट नहीं हो पाए थे कुछ फ्लेम्स की वजह से, तो वो एटम्स जो ग्राउंड स्टेट में होंगे सोडियम के, वो अब्जॉर्ब कर लेंगे इन पर्टिकुलर वेवलेंथ्स को एंड दे विल बी एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल्स। अब फ्लेम से पास ऑन करते हुए वो कुछ वेवलेंथ्स जो हैं वो तो अब्जॉर्ब हो जाएंगी, सोर्स ऑफ लाइट से आने वाली कुछ वेवलेंथ्स फ्लेम में अब्जॉर्ब हो जाएंगी, क्योंकि सोडियम एटम्स जो हैं उनको अब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। जितने सोडियम एटम्स ज़्यादा होंगे उतनी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, लेकिन 100% अब्जॉर्प्शन नहीं होती। जो लाइट, सोर्स ऑफ लाइट से आने वाली वो लाइट जो अब्जॉर्ब नहीं हो पाती बाय पासिंग थ्रू द फ्लेम, वो ट्रांसमिट हो जाती है थ्रू द फ्लेम। और ट्रांसमिट होने के बाद डियर स्टूडेंट्स दैट विल पास थ्रू द मोनोक्रोमेटर, और मोनोक्रोमेटर से पास ऑन करने के बाद फाइनली वो एम्पलीफाई डिटेक्ट होती है, एम्पलीफाई होती है और फिर डाटा रिकॉर्ड हो जाता है। लेट्स हैव अ लुक। आप लोग इसको देखें कि ये लाइट जो है सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है, जो बर्नर से पास कर रही है, बर्नर में मौजूद ग्राउंड स्टेट के एटम्स ने इसको अब्जॉर्ब करके वो एक्साइट हो गए हैं। जो लाइट अब्जॉर्ब नहीं हो पाई वो ट्रांसमिट हो गई है इसके थ्रू और मोनोक्रोमेटर की तरफ जा रही है। मोनोक्रोमेटर इस लाइट को डिफरेंट कलर्स में सेपरेट कर देगा, और जो पर्टिकुलर वेवलेंथ हम चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर वेवलेंथ्स को आगे से डिटेक्ट किया जाएगा, एम्पलीफाई किया जाएगा और रिकॉर्ड किया जाएगा। और इस तरीके से जो डाटा रिकॉर्ड होता है दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन डिटर्मिनिंग द कंसनट्रेशन ऑफ एलिमेंट। आप जिस एलिमेंट को डिटेक्ट कर रहे थे, लेट्स सपोज आप सोडियम को डिटेक्ट कर रहे थे, तो सोडियम की कंसनट्रेशन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अपने गिवन सैंपल के अंदर। अच्छा, जो स्पेक्ट्रम्स बनते हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम्स होते हैं इसके केस में, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी गिवन है। अगर आपने अपने सैंपल की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है कि कितना सोडियम मौजूद है, तो उसके लिए आप लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन रखते हैं और वाई एक्सिस पे आप लोग अब्जॉर्प्शन रखते हैं। अब स्टूडेंट्स अक्सर सवाल करते हैं कि मैम हम लोग तो ट्रांसमिटेंस यानी ट्रांसमिट होने वाली लाइट को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो अब्जॉर्प्शन कहाँ पर आई? ये बियर्स लैम्बर्ट लॉ होता है जो आपके सिलेबस का फ़िलहाल हिस्सा नहीं है। उससे ट्रांसमिटेंस से आप अब्जॉर्प्शन की वैल्यू अब्जॉर्बेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं और इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। मैं इसकी डिटेल नहीं दे रही बिकॉज दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन को मैंने समझा दिया है कि सबसे पहले एक सोर्स ऑफ लाइट है, वहाँ से निकलने वाली लाइट पास करती है थ्रू द सैंपल और वो सैंपल से पास करती है फ्रॉम जो सैंपल एटमाइज़ हो गया होता है फ्लेम के अंदर, और उस फ्लेम के अंदर से पास करते हुए रेडिएशंस अब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो अब्जॉर्ब नहीं हो पाती वो ट्रांसमिट हो जाती हैं। उन ट्रांसमिटेड रेडिएशंस को आप लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं और वहाँ से आप लोग थ्रू द बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ आप लोग कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं एलिमेंट्स की अपने अननोन सैंपल के अंदर। So that was the most important thing that I wanted to discuss with you जब हम लोग इससे पहले के प्रिंसिपल को डिस्कस करते ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही थी।
अब प्रिंसिपल की तरफ मूव करते हैं। होपफुली अब आप लोगों को प्रिंसिपल की समझ आएगी। द टेक्निक यूजेस बेसिकली द प्रिंसिपल दैट फ्री एटम्स जनरेटेड इन द एटमाइजर कैन absorb radiations at specific frequency. Atomic absorption spectroscopy quantifies the absorption of ground state atoms in the gaseous state. तो आपने याद रखना है, मैंने भी आप लोगों को एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है कि आपके फ्लेम के अंदर मौजूद वो एटम्स आपके सैम्पल के जो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, जो ऑलरेडी एक्साइट नहीं होते, वो अब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशंस को, उन रेडिएशंस को जो कि सोर्स ऑफ लाइट से आ रही होती हैं। एंड द एटम्स अब्जॉर्ब the ultraviolet or visible lights and make transitions to the higher electronic levels. The analyte concentration is determined from the amount of absorption. And the concentration measurements are usually determined from the working curve after calibrating the instrument with the standards of known concentration. आप इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस ना करें, आप सिंपल जो डिटेल मैंने जितनी डिटेल आप लोगों को दी है that is enough for you all. Now dear students, प्रिंसिपल को आप डायग्रामेटिकली भी यूँ देख सकते हैं कि पहले लिक्विड सैम्पल है, उसको आप फ्लेम से पास करके पहले उसकी ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल एटम्स, यानी उसकी एटमाइजेशन होती है। न्यूट्रल एटम्स अब्जॉर्ब स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम हॉलो कैथोड लैम्प एंड मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस अब्जॉर्ब बाय न्यूट्रल एटम्स यूजिंग ए डिटेक्टर। अब ये वो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हॉलो कैथोड लैम्प होता है। इसके अलावा जो है नेबुलाइज़र, एटमाइज़र, ये दो चीज़ें जो हैं वो जब मैंने फ्लेम वाली डायग्राम आपको शो की थी तो ये उससे रेलेवेंट हैं कि एटमाइज़ किस तरीके से किया जाता है। आपके सैम्पल को पहले नेबुलाइज़ किया जाता है, फिर एटमाइज़ किया जाता है, फिर मोनोक्रोमेटर से पास किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है और फिर डाटा को प्लॉट किया जाता है। ये स्टूडेंट्स डायग्राम जो रियल इंस्ट्रूमेंट होता है वो इस तरीके का नज़र आता है आप लोगों को। और अगर हम इसकी स्कीमेटिक डायग्राम देखना चाहें तो इस तरीके की होती है कि पहले एक सोर्स ऑफ लाइट है, लेट्स सपोज इट्स अ हॉलो कैथोड लैम्प या टंजस्टन फिलामेंट, ये जो भी आप लोग यूज़ करना चाह रहे हैं। एंड देन कम्स द फ्लेम, इसमें पहले टेस्ट सोल्यूशन है, फिर नेबुलाइज़र है, फिर फ्लेम आता है। तो ये सारे का सारा इंस्ट्रूमेंट है। आफ्टर दैट मोनोक्रोमेटर, डिटेक्टर एंड डाटा प्रोसेसर। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। आफ्टर दैट ये कुछ मैंने इसकी एप्लीकेशंस यहाँ पर मेंशन की हैं कि ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ब्लड सीरम्स के अंदर मौजूद जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम एटम्स वगैरह होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आप लोग लेड की कंसंट्रेशन जो होती है पेट्रोल के अंदर, उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस टेक्निक को आप लोग फर्टिलाइज़र्स और सॉइल के सैम्पल्स को एनालाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये टेक्निक इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने गिवन सैम्पल में मौजूद एलिमेंट्स को बहुत थोड़ी कंसंट्रेशन में भी हों तो आप उनको एनालाइज़ कर सकते हैं। इवन कि अगर उनकी कंसंट्रेशन 1 ppm तक भी लो हो तो भी आप उनको एनालाइज़ कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।